वो देखने के लिए सतीश कौशिक जी आए थे। मुझे एक्टर बनना था, ये बात क्लियर थी। जो वो सीन है सुल्तान में स्ट्रीट गाय वाला, मेरा तो क्रश हो गया था शाहरुख खान साहब। Hello. हेलो, Hello, can you hear us? या आई कैन हियर यू, या पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन से ही गेट टुगेदर कर लेते ताकि बात फिर अच्छे से जी होगी। जी बताइए। सर, नाम मेरा अनंत विठाट है और मैं एक्टर हूँ और स्कूल कॉलेज के दिनों से मुझे स्टेज पे जाकर काम करना बड़ा पसंद था और उसके बाद फिर धीरे धीरे आई जॉइंड TIE करके, थिएटर इन एजुकेशन करके, NSD की एक संस्था है, तो वो मैंने ज्वाइन करी थी। तो वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करते हैं और उनके साथ नाटक बनाते हैं, ये सब करते हैं। तो वो सब किया एंड देन आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड आई जॉइन किरोड़ीमल कॉलेज, जिसमें हमारी जो ड्रामेटिक सोसाइटी है द प्लेयर्स। उसी दौरान मेरे 3rd ईयर में मैंने एक नाटक बनाया था, एक नाटक में मैंने एक्ट भी किया था। वो देखने के लिए सतीश कौशिक जी आए थे। वो हमारे सीनियर हैं, प्लेयर्स से ही वो भी उन्होंने भी नाटक किया था और वो भी KMC के हैं। तो वो आए थे एज अ चीफ गेस्ट एलुमनाई मीट पे और उन्होंने देखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे बॉम्बे आना है, मेरा मन है। और उन्होंने उस वक्त स्टेज पे भी बोल दिया था कि मैं हर साल यहाँ से एक टैलेंट लेके जाऊंगा। तो वो एक कोइंसिडेंस हो गया और उन्होंने फिर बोला ठीक है आ जाओ एंड देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम इन मूवीज। तो मैं विद इन 15 days आई केम टू बॉम्बे एंड आई स्टार्टेड असिस्टिंग सतीश जी और 3 फिल्मों में कुछ 2 साल के करीब मैंने असिस्टेंट का काम किया। मैं अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए पोलैंड गया, ब्रिटॉस्की इंस्टीट्यूट, और वहाँ जाकर मैंने अपनी थिएटर की ट्रेनिंग शुरू करी, दोबारा से एक्टिंग ट्रेनिंग। वहाँ पर वो लोग उसको एक्टर्स लेबोरेटरी बोलते हैं। मैं फिर उसी दौरान, उसी अपने कोर्स के दौरान मैं केरला गया और केरला में मैंने कलरी पयटू नॉर्थन स्टाइल, जो कि थिएटर में एक्टर्स को सिखाया जाता है। एक है सदर्न स्टाइल, वो जिसमें उर्मी चलाते हैं, जो आपने च्यवनप्राश के ऐड में देखा होगा, वो लुंगी पे, वो सदर्न स्टाइल है। एक नॉर्थन स्टाइल है जिसमें एनिमल पोस्चर्स और बॉडी पे बहुत काम होता है, तो वो मैंने सीखी और नाट्य शास्त्र पे ट्रेनिंग ली मैंने। ये सब करने के बाद मैंने दिल्ली में 2010 में इन्हीं सारी चीजों के बेस पे नाट्य शास्त्र और जो मैंने वहां से ट्रेनिंग ली थी, सारे फॉर्म्स के बेसिस पे मैंने सोलो परफॉर्मेंस किया रावण के आर्केटाइप पे, जिसका नाम था विजयदशमी। इट वाज अ 45 to 50 मिनट्स सोलो परफॉर्मेंस। वो मैंने 2010 में दिल्ली में परफॉर्म किया और फिर 2011 मिड में मैं वापस मुंबई आया और फिर यहाँ पर आकर वापस मैंने, अब उस वक्त मुझे लगा कि हाँ मैं अब तैयार हूँ, मैंने अपने मन का काम भी कर लिया और अब मुझे सिर्फ एज एन एक्टर अपने आप को पिच करना है सब लोगों को। और जो फिल्में कैसे बनती हैं या फिल्मों में क्या लगता है, वो भी मैंने वर्ल्ड तो देख ही लिया था 2 साल यहाँ काम करके। 2012 एंड के तरफ मुझे ऑडिशन का मतलब कॉल आया था और ये गुंडे मुझे मिली 2012। वहां से शुरुआत हुई। तो गुंडे मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मर्दानी के लिए ऑडिशन दिया और वो इत्तेफाक रहा कि मेरी शुरुआत की ये चारों फिल्में YRF की थी। और सुल्तान में ये था कि सुल्तान में मैंने ऑडिशन दिया था आकाश ओबरॉय के रोल का और वो पसंद सबको आया था, लेकिन मैं इतना अननोन था कि उन्होंने बोला कि इतना अननोन लड़का सलमान खान को जॉब दे रहा है, ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा है लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो वो मुझे भी बात समझ में आई, वो बहुत अटपटा लगता, वो एकदम ऐसा लगता है कि कौन है ये लड़का जो कि सलमान खान को जॉब ऑफर कर रहा है या उसको एक रिडेम्पशन दे रहा है। तो कुछ एक सेमी नोन तो मिनिमम अगर होता तो हो जाता काम। लेकिन फिर वो एक्चुअली मेरे ऐसा मुझे लगा कि सुल्तान गई मेरे हाथ से, मैं दूसरा काम ढूंढूं, लेकिन कुछ महीने 1.5 महीने में चीजें बदल गई और वो दोस्त का रोल जो था वो पहले बहुत छोटा सा था और वो सिर्फ इंटरवल से पहले तक का था, वो बढ़ गया और उसका नाम भी कुछ और था पहले, वो कैरेक्टर भी कुछ और था पहले, लेकिन फिर वो गोविंद हो गया, फिर उसका वो सब बदलने लग गया। फिर मैं आ गया तो फिर मेरे कुछ इनपुट्स आ गए और फिर सारी चीजें, और फिर वहां से वो कैरेक्टर हो गया। उसके बाद टाइगर जिंदा है करी और उसके बाद मैंने
टाइगर जिंदा है के बाद एक फिल्म और ये एक वेब सीरीज की थी। वेब सीरीज अब रिलीज हुई, एक फिल्म और करी थी, वो फिल्म अभी रिलीज होनी बाकी है। लेकिन ये फिल्म मेरे देश की धरती, ये भी मेरी लीड फिल्म है। इसमें मैं और दिव्येंदु साथ हैं, दिव्येंदु शर्मा। तो ये इसका पोस्टर रिलीज हो गया एंड वी आर होपिंग कि अब ये रिलीज हो जाए जल्दी। तो ये पहले रिलीज हो जाएगी और वो जो फिल्म करी थी क्या मस्ती क्या धूम, वो शायद इसके बाद रिलीज होगी। तो ये मेरा ओवरऑल स्कूल कॉलेज से अभी तक का अरे वाह। सफर है जी। तो मैंने अभी नोटिस किया कि आपको थिएटर में बहुत ही इंटरेस्ट था अभी तक का, जितना मैंने सुना है। तो मतलब मेरा ये सवाल था कि आपको थिएटर में, जैसे बहुत सारी चीजें होती है थिएटर में, एक सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है, तो आपको थिएटर का क्या चीज, क्या एस्पेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? और आपने ये सब, आपको थिएटर कब पसंद आने लगा? मतलब क्या क्या कब, कितने साल के थे आप? देखिए मैं सच बताऊं आपको तो मुझे फिल्में बहुत पसंद थी बचपन से। मुझे एक्टर बनना था, ये बात क्लियर थी। मुझे 12-13 साल की उम्र में मैंने घर पे ऑफिशियली कह दिया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। मगर थिएटर एक्सीडेंटली ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं अभी सबसे ज्यादा और कहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और वहां फिर मेरे फादर ने मेरी हेल्प करी और उन्होंने कहा कि भाई तुम अगर इधर उधर किसी भी थिएटर ग्रुप में जाकर वर्कशॉप करोगे और ऐसे किसी एमेच्योर थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ जाओगे, उससे बेहतर ये है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, सर्टिफाइड काम है, और इन लोगों की जो वर्कशॉप्स हैं 16 साल से कम तक के बच्चों के लिए, तुम ये ज्वाइन करो। और फिर वहां से समझ में आया कि थिएटर ही एक्टर्स मीडियम है, एक्टर्स मीडियम इज थिएटर, और सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है। ये थिएटर के ही इंस्टीट्यूट्स हैं, थिएटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेडोमिनेंटली सिर्फ और सिर्फ एक्टर पे काम होता है। वहां पर आपको इन सब चीजों के लिए कॉन्शियस नहीं किया जाता कि ये एंगल लगा हुआ है या ये चीज लगी हुई है। और एक बार जब आप वैसे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ये चीज अडेप्ट करना पड़ेगा आपको, कैमरे के हिसाब से, एंगल के हिसाब से, चीजों के हिसाब से। बट वो फिर भी एक क्राफ्ट है जो कि आप सीख सकते हो। लेकिन अंदर का जो आपका काम है, वो काम आप कहाँ से सीखोगे? और उसके लिए जरूरी है एक अच्छा टीचर, एक अच्छी जगह, एक अच्छा मंच। आपने अपना थिएटर का जर्नी बताया और उसके बाद जैसा चला है, और आपने बहुत सारी मूवीज की है और हम लोग उस चीज के बहुत बड़े फैन लगे। आपके डायलॉग्स पहली बात तो बहुत अच्छे जो हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट्स योर फेवरेट मूवी कैरेक्टर? मतलब मेरी फिल्मों में जो मैंने की। अच्छा देखिए, हम लोगों का जब हम काम करते हैं ना, तो हमारा वो नहीं होता कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। बात ये होती है कि करते वक्त मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें आया, मजा किसमें, एज एन एक्सपीरियंस। तो कई बार ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है लेकिन आउटपुट उतना अच्छा नहीं होता, या तो वो फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं होती, या और हर कैरेक्टर में, किसी किसी कैरेक्टर में कोई एक सीन होता है, किसी किसी में कुछ दिन होते हैं, और किसी किसी में आपको कुछ एक रिदम मिल जाता है। मुझे जैसे याद है मर्दानी में वो सनी कटियाल का जो कैरेक्टर था, मुझे एक अजीब सा रिदम मिल गया था और मैं उस रिदम के साथ बड़ा कंफर्टेबल था, बहुत खुश था मैं। और वो ना बड़ा, जिसको कहते हैं ना, जैसे शुरू के 15 ओवर में जो बैटिंग होती है, जिसके अंदर बिल्कुल डर नहीं होता कि कोई फील्डर बाहर है, कोई कैच कर लेगा, मैंने वो वाली अपनी इनिंग्स ना बिल्कुल खुले बैट के साथ खेली। मतलब उसमें मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था। मैंने लिटरली बिना प्रेशर के जो मेरे बैट पे आ रहा था, मैं बैट घुमाता चला गया और वो सब सही पड़ता चला गया। जिसमें मेरे जो डायरेक्टर थे प्रदीप सरकार जी, उन्होंने बड़ी मदद की। ही यूज्ड टू टेल मी कि तू करना, अपनी तरफ से करना जो तेरा मन, अच्छा तू ऐसे करना, क्योंकि वो था भी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का किसी से कोई एज सच लेना देना नहीं था। तो वो मुझे करते वक्त बड़ा मजा आया था। सुल्तान एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें वो फिल्म बहुत बड़ी थी, मेरे साथ बहुत बड़े सुपरस्टार थे, सलमान सर, उनसे सीखने को भी बहुत मिला मुझे। लेकिन वो बड़ी, उसमें ना फ्री बैटिंग से ज्यादा मेरे पे जिम्मेदारी ज्यादा थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी किसी गड़बड़ से ये बड़ी पिक्चर खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी गलती की वजह से सर का सीन खराब हो जाए। तो वो भी था, लेकिन उसका मजा अलग था, क्योंकि उसका जब आउटपुट आया तो मुझे लगा कि ये सही निकल गया। मतलब मैंने जो बैलेंस रखा था वो बैलेंस भी रहा और मस्ती भी कर ली मैंने। गुंडे मुझे पता ही नहीं चला था कब शुरू हुई कब खत्म हुई, मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल उसका वो ही नहीं हो पाया, मैं उसकी ग्रिप में ही नहीं आ पाया था, और वो फिल्म मेरे लिए खत्म भी हो गई थी। अभी जो मैंने ये पति पत्नी और वो किया वेब सीरीज,
ये मेरे लिए एज अ फुलर एक्सपीरियंस बहुत कमाल था, क्योंकि ये पहली बार था जब आप केंद्र में थे, आप सेंटर में थे। अब आप किसी के लिए नहीं कर रहे थे, आप किसी और को बकअप नहीं कर रहे थे, आप किसी और के थ्रू या किसी और के पर्सपेक्टिव से कहानी नहीं समझ रहे थे, ये आप ही का पर्सपेक्टिव था। तो ये करके मुझे बड़ा मजा आया, और ये पहली बार था कि मैं थोड़ा सा रोमांस और इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लोर किया। में भी तो हमारे लिए हर कैरेक्टर में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम पिक कर लेते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस को एनरिच कर देती हैं। तो ये कहना कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकता हूँ कि किस कैरेक्टर को करते वक्त मेरा अनुभव कैसा था। तो जैसे आपने हमें बताया कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे इतनी सारी मूवीज में, तो आप एक्टिंग करते हैं तो आपने क्रिटिक्स को तो फेस किए होगा, जैसे आप कहीं पे भी जाते हो और आप अपनी एक्टिंग करते हो, तो कितने सारे लोग होते होंगे जो मतलब बिना देखे बिना कुछ के जैसे यूं ही बोल देते होंगे कि नहीं भाई आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। देखिए ये तो शुरुआत हो गई थी हमारी थिएटर के दिनों से ही, क्योंकि आप स्टेज पे जाते हो तो, लेकिन हमको जो एक बात सिखाई गई थी कि जब भी कोई रिव्यू दे उस वक्त आप चुप होकर सुनिए। ये एक पहला हम लोगों का हमें तो मतलब मैं इस फंडामेंटल को बाय हार्ट मानता हूँ, मैं उसमें कहीं ये नहीं, मैं बहस नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, जिनके आप जजमेंट को, जिनके इंटेलेक्ट को या जिनके टेस्ट को आप बहुत वैल्यू करते हो, या जिनके टेस्ट के बारे में आपको मालूम है कि हाँ भाई इनकी ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे से मैच करती है और ये बड़े समझदार लोग हैं, या जिन लोगों को जैसी आपको फिल्में या जो चीजें आपको पसंद आई इनको भी पसंद आई। तो इस तरह का एक आपका ग्रुप होता है जिन लोगों की राय आप वैल्यू करते हैं। जब वो लोग आकर आपको कहें कि यार पता है अनंत इस बार ना हो नहीं पाया, तो मैं उसको वाकई में सीरियसली लेता हूँ। और सही बताऊं तो अगर आप ट्रूथफुल हैं अपने आप के साथ, तो सबसे पहले एक्टर को खुद मालूम होता है कि इस बार हो पाया कि नहीं हो पाया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप एग्जाम देकर आते हैं तो जिसने एग्जाम लिखा होता है उसको खुद को मालूम होता है कि मैंने कितनी गलतियां की हैं और मेरा एक पेपर कैसा गया। तो एक लेवल पे आपको अपने आप से अगर आप अपने आप के साथ सच बोल लें तो आपको दूसरों के रिव्यू सिर्फ रीअश्योरेंस के लेवल पे ही मिलते हैं, आपको नई बात नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपने खुद के साथ सच बोल लिया है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अरे अच्छा इसने क्या बोला। तो लोगों का रिव्यू इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको खुद पहले पता चल जाता है। तो अगर मुझे खुद डर लगा हुआ है कि मुझे खुद को मालूम है कि इस बार सारी बॉलें मिस हुई हैं और फिर कोई आकर बोलता है कि, तो उस वक्त जब कोई आकर तारीफ कर रहा होता है ना तो आपको पता चल जाता है ये झूठी तारीफ कर रहा है। तो ये भी होता है। और जब कोई आपको मालूम है कि मेरा काम अच्छा है और फिर भी कोई आकर जब जबरदस्ती बुराई कर रहा होता है, तब आपको ये पता चल जाता है कि ये शायद चिढ़ के मारे या किसी और वजह से अब दूसरी कमियां निकाल रहा है। लेकिन ठीक है, सारी रिव्यू सर आंखों पे, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा गया तो सब ठीक रहता है। ये तो सही है। ये लाइक जनता जनरस बहुत होती है, कुछ भी बोल सकती है। जी। So, लाइक अब मेरा ये क्वेश्चन है, आपने अलग अलग कैरेक्टर्स कर रखे हैं, तो आपने जैसे गोविंद का कैरेक्टर किया या टाइगर जिंदा के अंदर एक रॉ एजेंट का किया, तो नॉर्मली जैसे सीरियस मूवीज से लेके फनी मूवीज तक आपका सेट के अंदर क्या मस्ती होती थी, क्या चीजें होती थी और ऐसे चीजें अच्छा नहीं, देखिए जो ज्यादा सीरियस मूवी हो रही होती है ना, जब सीरियस सीन ज्यादा हो रहा होता है तो कई बार बड़ी अजीब बात होती है, उस वक्त मस्ती ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि कई बार ये बड़ा अलग हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपका बहुत कॉमेडी सीन होता है उस वक्त प्रेशर बहुत हो रहा होता है, तो उस दिन कुछ ऐसा होता है। मुझे ये याद है कि जो वो सीन है सुल्तान में शेट गाय वाला जो सीन है, मैं छत पे आकर बोलता हूँ कि ये डिक्शनरी है और इसका ये मतलब। उस दिन जब मैं रिहर्सल के टाइम पे वो कुछ लाइटिंग का और कुछ कैमरे का कुछ ऐसा कुछ अजीब सा चल रहा था, तो अच्छा मैं जब सर होते हैं सलमान सर, तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सर भी है कुछ है और कोई वो भी ना हो। तो सर नहीं थे, वो सिर्फ मेरा शॉट लगना था, तो सर के साथ मेरा कॉम्पोजिट वगैरह सब हो गया था। तो सलमान सर जा चुके थे, अब वो सिर्फ मेरा क्लोजअप बाकी था। तो जब वो होने लगा तो कुछ लाइटिंग में दिक्कत हो रही थी, तो इतना कुछ हो गया उस वक्त वहां की रिहर्सल में। मैंने वो सीन रिहर्सल करते वक्त मेरे को
अजीब सा उसके अंदर इमोशन ही अलग आ गया, मैं थोड़ा इरिटेटेड दिख गया उसके अंदर। तो वहां से वो लोग हंस दिए, जो एडी था और बाकी डायरेक्शन टीम और वो सारे लोग बैठे हुए, तो वो वहां से हंस दिए। जैसे ही वो लोग हंसे तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले यार आकर जरा तुम अपनी रिहर्सल तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम डांट रहे हो आकर। तो बोले तो अब लेकिन तो ये बड़ी एक चीज होती है, अगर वो आप मेकिंग में होता तो आप देखते कि सीन बहुत फनी है, लेकिन आप वहां पर थोड़े से आपने वहां कुछ थोड़े उस मूड में चले गए। और कई बार ये होता है कि बड़ा रोने वाला सीन है या बड़ा इमोशनल सीन है और आपको रोना आना है अभी और आप वो सब कर रहे हो, तो वो हुआ और होने के बाद फिर अचानक से मस्ती शुरू हो गई और कुछ एक अलग ही बात हो गई, तो आदमी कहता है यार ये कैसी बात है। तो आई थिंक कि कई बार आपको कोई एक इमोशन प्रोजेक्ट करना जब होता है, तो आप अगर सिर्फ उसी में रहते हैं बहुत ज्यादा टाइम, तो वो ड्रेन आउट हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। तो कई बार उसमें आपको पोलैरिटी पे काम करना पड़ता है कि एकदम से मस्ती से जब आप खट से अपने आप को स्विच मारते हो और आप एकदम से डाउन आते हो, तो आपको ग्रेविटी ज्यादा मिलती है। और जब आप एकदम सीरियस से एकदम से जॉली होते हो और आप एकदम से कहते हैं सब बेकार की बातें चलो, तो वो आपको काम आए। तो सेट पे कई बार ऐसा होता है और कई बार वो तो होता ही है कि आप अपना मूड बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो सेट पे अलग अलग तरीके की मस्तियां चलती हैं, और कभी डायरेक्टर के साथ, कभी को एक्टर्स के साथ, तो वो सब चलता रहता है। तो वो ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है, मगर हाँ दिन की बात होती है। अब शाम का वक्त है, आप सुबह से शूटिंग कर रहे हैं और शाम के वक्त आप थक जाते हैं, तो चाय वाय जब वहां चलती है शाम के वक्त, तो फिर कोई ना कोई अच्छी सी बात, कोई ना कोई कहीं से कोई जोक आता है, कुछ आता है, तो आप अपने आप को लाइट रख लेते हो। तो ये सब हम करते रहते हैं। मैं कई बार सेट पे कुछ शैतानियां भी करता रहता हूँ, छोटी मोटी, इधर उधर किसी को कुछ कह दिया, कुछ दूसरी एक्टिंग कर दी, या चलते शॉट में भी कई बार मैंने किया है, लाइट करने के लिए मूड की एक्शन बोलने के बाद कुछ अलग ही कर दिया एकदम ही, तो उन्होंने बोला कट कट यार तुम क्या कर रहे हो, ये तो सीन ही नहीं। तो ये सब होता रहता है। तो चलिए, मतलब सवाल जवाब बहुत हो गए, हमने आपके लिए एक गेम तैयार किया है, ठीक है? तो उसके इंस्ट्रक्शंस हम बता देते हैं। तो क्या होगा कि बस एक वुड यू रादर है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से एक चूज करना है। ओके, तो चलिए फिर चालू करते हैं वुड यू रादर। पहला है ये, वुड यू रादर लूज द एबिलिटी टू रीड और द एबिलिटी टू स्पीक? एबिलिटी टू स्पीक। क्यों? मुझे लगता है कि सभी लोग इतना बोलते हैं, कुछ लोगों को कम बोलना चाहिए। बट एक्टर के लिए तो बोलना तो बहुत जरूरी रहता होगा, नहीं? नहीं उल्टा है, एक्टर के लिए सुनना ज्यादा। अच्छा। Would you rather always be 10 minutes late or always be 20 minutes early? I am generally always 10 to 15 minutes late, so that is वो तो आजकल सबका चल रहा है। I'm already always 10 minutes late, yeah. Would you rather have an easy job working for someone else or work for yourself but work incredibly hard? I think I am working for myself and I work incredibly hard, so I have already chosen that for myself. Would you rather move to a new city or town every week or never be able to leave the city or town you were born? No, I would love to visit new cities, new towns every now and then. वो तो अच्छा ही है। I'm not a person who would love to be in one city or one place. तो मतलब आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, क्या? बहुत। अच्छा, तो मेरे को ये सवाल था कि आपको मीम्स पसंद है? डिपेंड करता है कि वो क्रिएटिव और फनी है तो कई बार बहुत पसंद आता है, और कई बार अगर वो बिलो द बेल्ट मार रहा है किसी को, या वो थोड़ा सा वो मीम अगर मीन है तो थोड़ा वो तो है ही है। तो ये गेम तो हो गया, उसके बाद हम हर शो में करते हैं हमारे गेस्ट के साथ एक मीम रिव्यू करते हैं, जिसमें हम आपको मीम दिखाते हैं और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। मीम रिव्यू देखिए, This time for Africa, Zamina mina, waka waka, Zamina mina, Zamangadewa. This time for Africa, this is story, Lingalini Bado, Hengalali Zingala Buduru Dengaling Nista. तो ये आपको समझ आएगा? मुझे ये समझ आया कि इन्होंने जिब्रिश में पूरा गाना गा दिया। वो जो मीम था ना, उसके ऊपर लिखा था कि when your friend tries to sing a song in English, जो बैक बेंचर्स की कोई बात हाँ,
ये लाइक जो सुल्तान वाला सीन हो गया, लाइक बुलशिट का मतलब क्या होता है? करेक्ट। नहीं, इससे भी ज्यादा हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग बचपन में माइकल जैक्सन के गाने सुनते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो एक दोस्त था हमारा, वो माइकल जैक्सन का गाना गाते गाते बीच में आरी पारी की लतौड़ी कुछ भी बोल देता था और वो उसी ट्यून में बोलता था। तो ये वही वही एक दोस्त था हमारा, वो कुछ भी रैंडम कुछ भी बोलता था, वो ट्यून पकड़ लेता था और वो उसमें से कुछ निकालता था। वही पीछे बैकग्राउंड में ये तालियां और बजा रहे माता के जगराते की तरह उसको। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, ये तो अंग्रेजी गाने के साथ है, मैंने ऐसे हाँ। कई लोग देखे हैं जो हिंदी गाने के भी बोल अपने हिसाब के बना लेते हैं, जो कि उनको ये तो चलिए फिर भी वो भाषा है जो कि आपको नहीं आती है। कई लोग अपनी ही भाषा के गाने भी जो समझ नहीं पाते हैं वो कुछ अपना ही गाने लगते हैं, तो वो और भी फनी है क्योंकि उनको वो धुन समझ में आ गई, फिर उसमें अपने शब्द डालते हैं। दूसरे वाले पे चलते हैं। ये सवाल है एक्चुअली, हु इज योर फर्स्ट बॉलीवुड क्रश एंड व्हाई? बॉलीवुड क्रश, मैं आई थिंक क्रश आई थिंक शाहरुख खान साहब रहेंगे, क्योंकि उससे पहले भी मैं फिल्में बहुत देखता था, सब कुछ था, बट आई थिंक दैट वाज द टाइम इन 90s जब हम लोग थोड़े बड़े हो रहे थे, और 92 93 में तो मैं छोटी क्लासेस में ही था, लेकिन स्टिल जब मैंने बाजीगर, डर, एंड आई थिंक इवन जब फौजी और सर्कस भी आता था, हम बहुत छोटे थे, मेरा तो क्रश हो गया था शाहरुख खान साहब। बहुत मतलब उनकी फिल्में देखना, और वो डर और बाजीगर देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई भी बचा होगा जिसको वो फैन नहीं हो रहा था। फिर डीडीएलजे आ गई, तो उसके बाद तो फिर कोई चांस ही नहीं था कि अगर आप 90s में बड़े हो रहे थे, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, उस टाइम पे शाहरुख खान के फीवर से बचना बड़ा ही मुश्किल था। आई थिंक कि उस टाइम पे आपको वो फीवर चढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उस वक्त ना वो बहुत इतना पाइपिंग हॉट फीवर था वो, क्योंकि आपको शाहरुख खान एक्चुअली मन करता था हमारे, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जो दोस्त थे, जो स्कूल में सारे बच्चे थे, कई लोगों ने शाहरुख खान की मिमिक्री कर करके लड़कियां पटाई हैं, सिर्फ इसलिए बिकॉज मिमिक शाहरुख खान सो वेल, गर्ल्स यूज्ड टू गेट इम्प्रेस। तो ये ये चीज थी, और वो बहुत था वो, और वो चला 90s में तो बहुत चला। उनके गाने, उनका स्टाइल, उनकी फिल्में, उनके डायलॉग्स स्कूल कॉलेजेस में बहुत बहुत कमाल था। उसके बाद भी बहुत स्टार्स हुए, और उनके उनके मतलब उनके भी अपने अपने दौर आए, लेकिन जिसको बोलते हैं ना फीवर, जिसको आप बोलते हैं कि फीवर है इस आदमी के नाम का, वो था। और डर और बाजीगर के टाइम पे आई नो, और मतलब एज अ फैक्ट आई नो कि लॉट ऑफ पीपल, डर के बाद लोगों ने ब्लैंक कॉल्स करनी शुरू कर दी थी, और उनकी हंसी जो थी वो एक बाजीगर में उसकी नकलें उतारना, और ये तो वो बिल्कुल इन हो गया था। लड़कों ने वैसे बाल और जैकेट वगैरह पहननी शुरू कर दी थी, तो वो बिल्कुल चला था। और दिल्ली में तो खैर बहुत चला था, मैं दिल्ली में ही, मतलब मुझको तो लग रहा था हर तरफ शाहरुख खान ही है। लाइक हमारा भी, मेरा भी यही था सर। लाइक मैं जब छोटा था ना, तो लाइक मैं छोटा था तो मैंने बाजीगर देखी थी, तो आई यूज्ड टू लाइक, मैंने चादर पीछे लटका दिया था एक लाइक केप की तरह, और मैं ऐसे ही होता था बाजीगर बाजीगर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। डैड इन द वेडिंग पार्टी, मेरे बच्चे अभी यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए, मी एंड माय ब्रदर्स। चटनी की जगह देखो। ये तो सच है एक्चुअली में, ये तो मैंने और केडी ने कितनी बार किए है हर शादी में। बट आप लोग ने कभी ऐसा किया है कि आप किसी दूसरी शादी में गए हो, जैसा इस फिल्म में एक्चुअल सीन था? गए? हाँ हाँ। तो ये इसमें एक्चुअली सबसे मजा यही, किसी और की शादी में जाकर अगर आपने खाना खाया है तो आपको पता चलेगा कि इसका फन क्या है। वो तो है, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि अगर पकड़े जाते ना तो मतलब लग जाता। करेक्ट। एक्चुअली कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ था कि मैं गया था, और मेरे को पता चला कि वो मेरे किसी फ्रेंड की ही रिलेटिव की शादी, तो मेरे को मेरा दोस्त मिल गया वहां पे, तो मैं बच गया। चलो तुम बच गए। करेक्ट। हाँ, बट ये एक अलग फन है, एडवेंचर है। ये था हमारा मीम जी। और एक चीज बतानी थी कि एक्चुअली है ना, हमें पता नहीं था कि अगर आप रिप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है? तो मैंने केडी को बोला, केडी चांस ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखेंगे नहीं, सीन्स ऑन हो जाएंगे। फिर आपका रिप्लाई आया और केडी ने एकदम फोन किया, डूड हो गया। हम लोग यस, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे सच्ची में। वी फील वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन अ शो, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फैन हैं। मैंने आपको पहली बार टाइगर जिंदा है में देखा था,
और मैंने सुल्तान में देखा था तो लाइक मेरे लिए वो मेरा चिप थ्रिल था लाइक क्लास में बोलने का कि रे सुल्तान करते चढ़े तो हम लोग ऐसे पूरी क्लास में बोलते रहते थे। नहीं, मैं मेरे लिए भी बहुत आई एम रियली हैप्पी एंड ऐसी कोई बात नहीं है। आई रियली फील वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑनर्ड दैट यू गाइस रियली थॉट कि भाई आई एम मतलब आप लोगों के शो पे आकर आप लोगों को अगर कुछ अच्छा लगा तो आई एम रियली हैप्पी। और अच्छा लगता है यार बिकॉज दिस इज हाउ वी कैन रियली कनेक्ट एवरीबॉडी। ये तो बहुत कन्वीनियंट है, ये तो बहुत कन्वीनियंट है, ये चीज भी नहीं जी। I really feel that I really enjoyed a lot myself, and both of you have very pleasant personalities. So the way you ask questions and the way you have really presented yourself is very pleasant and very comfortable. I'm not feeling as if that I'm giving an interview or I'm talking or chatting with new people. I'm feeling as if that I'm talking to my friends. So this is a very very pleasant and very comfortable platform, and I think that yes, everybody who's watching this should subscribe and like this and everybody चाहे वो कोई भी हो, अगर आप किसी को भी बुलाएं तो I feel that you should become so big that people call you for interview. Thank you. एक दिन the best thing नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर जब आप उतने बड़े बन जाएं तब आप ऐसा नहीं कि फिर मैं आपसे बोलूं कि यार अब दोबारा मेरा इंटरव्यू ले लो तो नहीं आपको नहीं भूलेंगे हम। आपको तो भूल ही नहीं सकते। but all the best and both of you have very good energy and I really love to talk to both of you. बहुत अच्छा, pleasant और बहुत comfortable रहा, क्योंकि आपका चैनल जरूर कर देगा चढ़ाई। Thanks a lot and all the best and take care and be safe. Yes, you too, sir. You too. All right. Bye.